कैसे रीस्टेट किया जाता है वहाँ पर हमको एग्जांपल के जैसे बताया गया है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऐसे रीस्टेट करके बताना होता है हमको। वैसे ही कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी अगर कोई रीस्टेट होता है तो उसको भी ऐसे बताना पड़ता है। टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं। कारपेट रिटेल आउटलेट है, वो सेल कर रहा है एंड फिट कर रहा है कारपेट टू द जनरल पब्लिक। वो रिकॉग्नाइज करता है रेवेन्यू जब कारपेट को फिट किया जाता है, विच ऑन एन एवरेज 6 वीक्स का टाइम लगता है आफ्टर द परचेज ऑफ द कारपेट। इट देन डिसाइड, वो डिसाइड करता है सब कॉन्ट्रैक्ट द फिटिंग ऑफ द कारपेट, मतलब उसने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है कारपेट को फिट करने का टू द सेल्फ एम्प्लॉयड फिटर्स। इट नाउ रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, अभी वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता है एट द पॉइंट ऑफ द सेल्स ऑफ द कारपेट, मतलब जब सेल करेगा उसको कारपेट को तभी वो उसको क्या कर देगा, रिकॉग्नाइज कर देगा। वेदर दिस चेंज, ये जो चेंज है क्या इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए एज अ रेवेन्यू, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है रेवेन्यू। क्या ये जो चेंज है, मतलब ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो चेंज किया गया है, क्या ये चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंड AS 8 के हिसाब से। तो दिस इज़ नॉट अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी एज द कारपेट रिटेलर हैज़ चेंज द वे, सिर्फ उसने वे चेंज किया गया है कारपेट को फिट करने का। देयरफॉर देयर वुड नॉट बी एनी नीड, यहाँ पर कोई भी नीड नहीं होती रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करने की। द प्रायर पीरियड फिगर्स फॉर रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि कोई नीड नहीं होती प्रायर पीरियड की फिगर्स को चेंज करने की जो रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है उसको। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर एंटिटी को रिक्वायर्ड है कि वो प्रेजेंट करेगी थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो एज पर द पैरा 40A ऑफ द इंड AS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंटिटी सेल प्रेजेंट, एंटिटी प्रेजेंट करेगी थर्ड बैलेंस शीट को एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द पैरा 38A ऑफ द स्टैंडर्ड, अगर वो अप्लाइड किया जाता है एन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, अगर अप्लाइड किया जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली, मेक्स अ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट्स ऑफ द आइटम्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो रिक्लासिफाइड किया जाता है आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एंड ये जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस है, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है या तो रिक्लासिफिकेशंस है, इसका मटेरियल इफेक्ट होता है ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, तब हम लोग थर्ड बैलेंस शीट बनाकर देते हैं। ड्यूरिंग द 2022 डेल्टा लिमिटेड है वो चेंज कर रही है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रीशिएशन PPE सो एज टू अप्लाइड, ताकि अप्लाइड किया जाए कंपोनेंट को कंप्लीट अप्रोच से। विस्लिट्स एट द सेम टाइम, उसी के साथ साथ वो क्या कर रही है, रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रही है, अडॉप्ट कर रही है। इन द ईयर बिफोर 2022 के पहले डेल्टा लिमिटेड एसेट को रिकॉग्नाइज करती थी जो कि सफिशिएंट डिटेल नहीं प्रोवाइड किया जाता था, उसके अंदर अप्लाइड अ कंपोनेंट अप्रोच फुल्ली, मतलब फुल्ली कंपोनेंट अप्रोच नहीं लगाया जाता था। एट द एंड ऑफ द 2021 मैनेजमेंट कमीशन एंड इंजीनियरिंग सर्वे, मैनेजमेंट ने इंजीनियरिंग सर्वे किया है जो कि प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन ऑन द कंपोनेंट जो कि हेल्ड किया गया है एंड देयर फेयर वैल्यू, और उसकी फेयर वैल्यू, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएबल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2022, ये सारी चीज़ें उसने बताई सर्वे के अंदर। हाउएवर द सर्वे डिड नॉट प्रोवाइड, सर्वे प्रोवाइड नहीं कर रहा है सफिशिएंट बेसिस फॉर रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स द कॉस्ट दोज कंपोनेंट्स दैट हैड नॉट प्रीवियसली बीन अकाउंटेड सेपरेटली, जिसको सेपरेटली अकाउंट नहीं किया गया था उसका रिलायबल एस्टिमेट सर्वे के अंदर से नहीं निकल के आया है। एंड द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स जो है बिफोर द सर्वे डिड नॉट परमिट, और ये परमिट भी नहीं करता है इन्फॉर्मेशन टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड, कि इन्फॉर्मेशन को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। डेल्टा लिमिटेड का मैनेजमेंट कंसिडर कर रहा है कि हाउ, कैसे हम लोग इसको अकाउंट करेंगे ईच ऑफ द टू एस्पेक्ट्स को, मतलब ये जो दो चीज़ें हो रही है, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया और जो कंपोनेंट की बातें की जा रही है, कैसे इन दोनों एस्पेक्ट्स को ऑफ द अकाउंटिंग चेंज, कैसे हम लोग इनके अकाउंटिंग चेंज को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। दे डिटरमाइन, ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि इट वॉज नॉट प्रैक्टिकेबल टू अकाउंट फॉर द चेंज, प्रैक्टिकेबल ही नहीं है कि जो ये अकाउंट का चेंज है इसको हम लोग फुल कंपोनेंट अप्रोच को रेट्रोस्पेक्टिवली लगाते हुए आए, या तो अकाउंट्स फॉर द चेंज प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द अर्लियर डेट, मतलब आप प्रोस्पेक्टिव भी लगाओगे तो आप अर्लियर डेट कब से ले सकते हो, 2022 से ले सकते हो, जो कि स्टार्टिंग 2022 है वहाँ से आप कर सकते हो। ऑल्सो द चेंज फ्रॉम द कॉस्ट मॉडल टू द रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे गए हैं, उसके अंदर भी रिक्वायर्ड होगा कि अकाउंट करना पड़ेगा उसको प्रोस्पेक्टिवली। देयरफॉर जो मैनेजमेंट है वो कंक्लूड कर रहा है कि इट शुड अप्लाइड, डेल्टा लिमिटेड अप्लाइड करेगी उसकी न्यू पॉलिसी प्रोस्पेक्टिवली जबकि स्टार्ट होगा ईयर 2022 से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमको यहाँ पर, कुछ सर्वे भी जो इंजीनियर ने किया है उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हमको बताना है प्रिपेयर करके रिलेवेंट नोट डिस्क्लोजर देने की इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 8।
यानी डिस्क्लोजर कैसे दिया जाएगा नोट्स के अंदर वो बताना है इंड AS 8 के हिसाब से। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोट्स देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2022 डेल्टा लिमिटेड चेंज करिए उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रीशिएशन ऑफ द PPE सो एज टू अप्लाई, ताकि वो अप्लाइड कर पाए मच मोर फुल्ली एंड कंपोनेंट मच मोर फुल्ली अ कंपोनेंट अप्रोच विश लिस्ट एट द सेम टाइम। उसके साथ ही वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे लगा रही है। मैनेजमेंट टेक अ व्यू, मैनेजमेंट व्यू ले रहा है कि जो ये पॉलिसी है, मैनेजमेंट व्यू ले रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये प्रोवाइड कर रहा है रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये डील कर रहा है मोर एक्यूरेटली विद द कंपोनेंट ऑफ द PPE बेस्ड ऑन अप टू डेट वैल्यूज़, और अप टू डेट वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर रहा है। द पॉलिसी हैज़ बीन अप्लाइड, पॉलिसी अप्लाइड की जाएगी प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द 2022। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकेबल ही नहीं है कि हम लोग एस्टिमेट करें इसकी इफेक्ट पॉलिसीज़ की आइदर रेट्रोस्पेक्टिवली या तो प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द एनी अर्लियर डेट। अकॉर्डिंगली जो अडॉप्शन हो रहा है न्यू पॉलिसीज़ का उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी ऑन द प्रायर ईयर्स के अंदर। द इफेक्ट्स ऑन द करंट ईयर क्या आएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी कैरिंग अमाउंट ऑफ द PPE कितने से, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर 6000 से। ये कैसे इंक्रीज़ हो रही है 6000 से, तो यहाँ पर था कितना नेट बुक वैल्यू 11,000 था, और जो सर्वे के हिसाब से आया वैल्यूएशन वो 17,000 था। तो मतलब कितना इंक्रीज़ हो गया, 6000 का इंक्रीज़ हो गया। और 30% के टैक्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डेफर्ड टैक्स प्रोविजंस कितना लगेगा, ये 6000 का 30% करेंगे तो 1800 का डेफर्ड टैक्स प्रोविजन बनेगा। और रिवैल्यूएशन सरप्लस एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6000 में से 1800 का डेफर्ड टैक्स निकालेंगे तो हम लोग कितना आएगा 4200। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जाएगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर। इंक्रीज इन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 500 से बढ़ रहा है, कैसे दिख रहा है, तो ये प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन 2022 का ओल्ड बेसिस के हिसाब से 1500 है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का न्यू बेसिस के ऊपर 2000 हो रहा है, मतलब 500 से बढ़ रहा है यहाँ पर। रिडक्शन इन द टैक्स एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, तो 150 से हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, तो ये जो 500 से, तो ये जो 500 से डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, 500 से प्रॉफिट कम हुआ तो इतना हमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो 500 का 30% करेंगे तो 150 आ जाएगा, तो रिडक्शन हो जाएगा टैक्स एक्सपेंसेस 150 से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या चेंज होता है इन द डेप्रिसिएशन मेथड फॉर एन आइटम्स ऑफ द PPE, क्या वो चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर, या तो क्या वो चेंज है अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर। तो एज पर द पैरा 60 एंड द 61 ऑफ द इंड AS 16 PPE, जो डेप्रीशिएशन मेथड यूज की जा रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है पैटर्न कि किस पैटर्न के अंदर असेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, या तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंज्यूम होगी बाय द एंटिटीज़। डेप्रीशिएशन मेथड जो है वो अप्लाइड की जाती है ऑन द असेट्स, जो कि रिव्यूड की जाती है एटलीस्ट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड पे, मतलब उसको रिव्यू किया जाता है हर फाइनेंशियल ईयर एंड पे। एंड इफ़ देर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज, अगर हमको लगता है कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज है इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द कंजम्पशंस ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एम्बोर्डेड इन द असेट्स, तो मेथड जो होती है उसको चेंज करना पड़ता है, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा चेंजिंग पैटर्न को। सच अ चेंज, ये जो चेंज किया गया है इसको हम लोग अकाउंट करेंगे एज अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, मतलब इसको हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट मानेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है ऐसा मानेंगे इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 8 के हिसाब से। एज पर द अबव डेप्रिसिएशन मेथड जो होती है फॉर डेप्रिसिएबल असेट्स, उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर, जो कि एम्बोर्डेड होता है असेट्स के अंदर, मतलब असेट्स के अंदर से ही हमको पता चल जाती है। डिटर्मिनेशंस ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड इन्वॉल्व करता है एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंड थस जो डेप्रिसिएशन मेथड होता है वो कोई मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। अकॉर्डिंगली इंड AS 16 के हिसाब से रिक्वायर्ड किया जाता है कि जो भी चेंज होता है डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर टू बी अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, मतलब इसीलिए हम इसको चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते हैं। इंड AS 16 के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन के अंदर जो भी चेंज आता है मेथड के अंदर, उसको हम लोग क्या मानते हैं, चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते हैं, और उसको प्रोस्पेक्टिवली लगाना होता है हमको। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एंटिटी है वो चार्ज कर रही है सर्टेन एक्सपेंसेस को एज अ फाइनेंशियल कॉस्ट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2021। वाइल प्रिपेयरिंग, जब वो प्रिपेयर कर रही थी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2022, मतलब 1 साल के बाद, तो मैनेजमेंट ने डिस्कवर किया कि ये जो एक्सपेंसेस थे इसको तो क्लासीफाइड किया जाना चाहिए था अदर एक्सपेंस के अंदर, लेकिन इसको क्लासीफाइड फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर कर दिया गया है। द एरर अकर्ड बिकॉज, ये एरर हुई है क्यों, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो इनएडवर्टली मिस इंटरप्रिटेड, मैनेजमेंट ने गलती से मिस इंटरप्रिट कर दिया है सर्टेन फैक्ट को, उस वजह से ये एरर हुई है। द एंटिटी इंटेंड टू रीस्टेट, एंटिटी अभी चाहती है कि इसको रीस्टेट कर दे,
इसको क्या कर दें, रीस्टेट कर दें। एंटिटी चाहती है अभी इसको क्या कर दें, रीस्टेट कर दें। कौन सा था, फिफ्थ था, रीस्टेट कर दे, रीस्टेट दी, रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट, रीस्टेट कर दे कंपैरेटिव अमाउंट को फॉर द पीरियड, फॉर द प्रायर पीरियड की प्रेजेंटेड इन विच द एरर इज अकर्ड, जिसके अंदर एरर थी उसको हम लोग क्या करते हैं, रीस्टेट कर दे। मतलब कि जो 31 मार्च 2021 का जो फिगर्स आ रही है उसको रीस्टेट कर दे। वुड दिस रिक्लासिफिकेशंस ऑफ द एक्सपेंसेस, ये जो रिक्लासिफिकेशन होगा एक्सपेंसेस का फ्रॉम फाइनेंशियल कॉस्ट टू द अदर एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट से अदर एक्सपेंस के अंदर, क्या ये कंपैरेटिव अमाउंट के अंदर जो ये किया जाएगा, क्या इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ करेक्शंस ऑफ एन एरर, क्या इसको हम लोग करेक्शन ऑफ एन एरर मानेंगे अंडर द इंड AS 8 के हिसाब से। वुड द एंटिटी नीड टू प्रेजेंट द थर्ड बैलेंस शीट, क्या इस केस के अंदर एंटिटी को थर्ड बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत है, मतलब ओपनिंग वाली। तो आंसर देखते हैं। एज पर द पैरा 41 ऑफ द इंड AS 8, एरर्स जो होती है वो अराइज होती है इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिकॉग्निशन में हो सकती है, मेजरमेंट में हो सकती है, प्रेजेंटेशन या तो डिस्क्लोजर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाइड विद द इंड AS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइड नहीं करेगा इस केस के अंदर इंड AS से इफ़ दे कंटेन आइदर द मटीरियल एरर, या तो वो मटीरियल एरर हो सकती है या तो वो इमटीरियल एरर हो सकती है, मेड इंटेंशनली टू अचीव, मतलब इंटेंशनली हो सकता है जानबूझ के की गई हो वो एरर, ताकि अचीव किया जा सके पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशंस, मतलब एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशंस को अच्छा दिखाया जा सके, एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाया जा सके, या तो उसके कैश फ्लो को अच्छा दिखाया जा सके, इस वजह से इंटेंशनली कर सकते हैं। पोटेंशियली जो करंट पीरियड एरर्स है वो डिस्कवर्ड कब की गई थी, इन द पीरियड आर, इन दैट पीरियड आर करेक्टेड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड फॉर द इश्यू, मतलब जो करंट पीरियड की एरर्स जो कि डिस्कवर्ड हो जाती है तो उसको तो जब अप्रूवल होने से पहले, मतलब उसको तो अप्रूवल होने से पहले हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, अप्रूवल फॉर द इश्यू के पहले हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। हाउएवर, लेकिन जो मटेरियल एरर्स होती है समटाइम्स नॉट डिस्कवर्ड, लेकिन ये जो मटेरियल एरर्स होती है ये हो सकता है डिस्कवर्ड ना हो अंटिल द सब्सिक्वेंट पीरियड, मतलब सब्सिक्वेंट पीरियड आ गया लेकिन प्रीवियस के अंदर कोई एरर रह गई थी, वो हो सकता है कि अभी हमको बाद में पता चले, सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर पता चले। एंड दिस प्रायर पीरियड एरर्स आर करेक्टेड, ये जो प्रायर पीरियड की एरर्स है इसको करेक्ट किया जा सकता है इन द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट सब्सिक्वेंट पीरियड, मतलब सब्सिक्वेंट पीरियड का जब आप करंट ईयर बनाओगे उसके साथ जो कंपैरेटिव दोगे तो उस कंपैरेटिव के अंदर आप रीस्टेट करके इसको सुधार सकते हो। इन अकॉर्डेंस विद द अबव, जो रिक्लासिफिकेशन हो रहा है एक्सपेंस का फ्रॉम फाइनेंशियल कॉस्ट टू द अदर एक्सपेंस, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज एन करेक्शंस ऑफ एन एरर, इसको हम लोग करेक्शन ऑफ एन एरर मानेंगे अंडर इंड AS 8 के हिसाब से। अकॉर्डिंगली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, जो कंपैरेटिव अकाउंट्स होता है फॉर कंपैरेटिव अकाउंट्स फॉर comparative amounts for the year ended 31st of March 2021 would be restated to reflect the correct classifications, मतलब इसको हम लोग को रीस्टेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग करेक्ट क्लासिफिकेशन दिखा पाएँ उसको। इंड AS 1 रिक्वायर्ड करता है कि जो एंटिटी है वो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा थर्ड बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड इन एडिशंस टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी उसको थर्ड बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। अगर इंटर अलाइड करता है वो इट मेक्स द रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया गया है या तो रीस्टेटमेंट किया गया है मटीरियल इफेक्ट्स को ऑन द इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, इन द गिवन केस के अंदर जो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ द रिलेवेंट आइटम्स इन द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती ऑन द इन्फॉर्मेशंस, मतलब गिवन केस के अंदर जो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ द रिलेवेंट आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी कोई इफेक्ट नहीं है इन्फॉर्मेशंस इन द बैलेंस शीट के अंदर एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2020 के अंदर उसकी कोई इफेक्ट नहीं आ रही है। देयरफॉर जो एंटिटी है उसको देयरफॉर जो एंटिटी है उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो प्रेजेंट करे थर्ड बैलेंस शीट, मतलब उसको थर्ड बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रीवियस ईयर के अंदर ही इसको करेक्ट कर सकती है, कंपैरेटिव के अंदर प्रीवियस ईयर जो होता है उसके अंदर करेक्ट करके बता सकती है, रीस्टेट करके बता सकती है, रिक्लासिफाइड करके बता सकती है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब प्रिपेयर किया जा रहा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023, एंड एंटिटी डिस्कवर्ड, एंटिटी ने ये पाया कि जो प्रोविजंस है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस का फॉर द पेमेंट ऑफ द बोनस टू द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़
इन द कॉर्पोरेट ऑफिस जिसकी मटेरियल अमाउंट थी वो रिक्वायर्ड मतलब उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2021 के अंदर वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था ड्यू टू ओवर साइड ऑफ द फैक्ट, मतलब ये फैक्ट को ओवर साइड कर दिया गया था, मतलब इग्नोर कर दिया गया था एक से आप बोलो तो। द बोनस वॉज पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बोनस पेड कर दी गई फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2022 के अंदर एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड, और उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज एन एक्सपेंस इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर, उसको एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट कर दिया गया इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेट ईयर। वुड दिस सिचुएशन, क्या आपकी ये जो सिचुएशंस है रिक्वायर्ड करती है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेट करना कंपैरेटिव को, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेट करना कंपैरेटिव्स को, कंसिडरिंग दैट द अमाउंट वाज मटेरियल, के आप कंसिडर करना है कि जो अमाउंट है वो मटेरियल है, इस वजह से क्या हमको रीस्टेट करने की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, इस सिचुएशंस के अंदर कंपैरेटिव्स को। तो आंसर देखते हैं। एज पर द पैरा 41 ऑफ द इंडेस 8 एरर्स कैन बी अराइजेस, एरर्स जो होती है वो हो सकता है अराइज हो सकती है इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशंस के तौर पे, मेजरमेंट के तौर पे, प्रेजेंटेशंस के तौर पे या तो डिस्क्लोजर के तौर पे ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाइड विद द इंडेस, अगर फाइनेंस ऐसा कुछ होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइड नहीं करेगा इंडेस से। इफ़ दे कंटेन देयर मटीरियल एरर्स, या तो इमटीरियल एरर्स मेड इंटेंशनली, हो सकता है वो इंटेंशनली की गई हो या तो अचीव करने के लिए किया गया हो कोई पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द या तो कैश फ्लोज, पोटेंशियली करंट पीरियड एरर्स डिस्कवर्ड इन, जो पहले की जो करंट पीरियड की एरर्स जो होती है अगर उसको डिस्कवर कर लिया जाता है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले तो सही रहता है उसके अंदर। हाउएवर लेकिन हो सकता है कि जो मटेरियल एरर्स होती है समटाइम्स अगर वो डिस्कवर्ड नहीं हो पाई है अंटिल द सब्सिक्वेंट पीरियड तक भी अगर डिस्कवर्ड नहीं हो पाई है वो एरर्स को, देन उस केस के अंदर जो प्रायर पीरियड की एरर्स होती है उसको करेक्ट किया जाता है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर जो भी प्रेजेंट की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर जो कंपैरेटिव दिया जाता है उसके अंदर इसको करेक्ट किया जाता है। एज पर द पैरा 40A ऑफ द इंडेस 1, पैरा 40A इंडेस 1 के हिसाब से एंटिटी शेल प्रेजेंट द थर्ड बैलेंस शीट, एंटिटी थर्ड बैलेंस शीट बनाएगी एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड की इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो इंटर अलाइड करती है टू मेक द रेट्रोस्पेक्टिव डी स्टेटमेंट ऑफ द आइटम्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in its financial statements, state and retrospective restatements जिसकी material effect होती है on the informations in the balance sheet at the beginning of the preceding period, मतलब उसकी कोई मटीरियल इफेक्ट्स होती है बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड के ऊपर, तब वो थर्ड बैलेंस शीट देनी पड़ती है हमको। इन द गिवन केस के अंदर जो एक्सपेंसेस है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 एंड जो लायबिलिटीज है एट दी 31 मार्च 2021 वो अंडरस्टेट की गई है बिकॉज ऑफ द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द बोनस एक्सपेंसेस, क्योंकि अंडरस्टेट कैसी हो गई है क्योंकि बोनस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया इस वजह से बोनस के एक्सपेंसेस को, एंड रिलेटेड प्रोविजंस, और उसका प्रोविजंस भी नहीं बनाया गया। जो एक्सपेंसेस है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 ऑन द अदर हैंड वेर ओवर स्टेटेड, जो एक्सपेंसेस किया गया वो ओवर स्टेट हो गया जो 2022 के अंदर किया गया वो टू द सेम एक्सटेंट, इतने ही एक्सटेंट तक, बिकॉज क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन जो था एफोर्सेड बोनस का एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर वो नहीं किया गया था इस वजह से। टू करेक्ट द अबव एरर्स, इस ये जो एरर है इसको करेक्ट करने के लिए इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 द एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट करना पड़ेगा कंपैरेटिव अमाउंट्स को, दैट इज फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 की जो अमाउंट आ रही है कंपैरेटिव फिगर्स है, जो कंपैरेटिव अमाउंट है उसको रीस्टेट करना पड़ेगा इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसके साथ क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा थर्ड बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, दैट इज एज एट द 1 अप्रैल 2021 वेर इन इट शुड रिकॉग्नाइज, जहाँ पर वो रिकॉग्नाइज करेगी प्रोविजंस फॉर द बोनस को एंड रीस्टेट करेगी रिटेन अर्निंग्स को, एंड रीस्टेट करेगी क्या, रिटेन अर्निंग्स को, मतलब रिटेन अर्निंग्स को फिर से सुधार के बताएगी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग एन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब प्रिपेयर किया जाता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021, एन एंटिटी ने ये नोट किया कि देयर हैज़ बीन एन अंडर अक्रूवल ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, मतलब अंडर अक्रूवल किया जा रहा है सर्टेन एक्सपेंसेस का इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर के अंदर ही जो कि एंड हो रहा था 30 जून 2021। द अमाउंट ऑफ द अंडर अक्रूवल इज असेस्ड, जो अमाउंट थी अंडर अक्रूवल की वो असेस्ट
की गई है कि वो मटेरियल है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाउएवर लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो अमाउंट है ये इमटेरियल हो जाएगी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। मतलब क्वार्टर के एंड के अंदर जो अमाउंट रिकॉग्नाइज की जा रही है वो मटेरियल है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल का देख रहे हो तो वो इमटेरियल हो जा रही है। द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू, मैनेजमेंट इस व्यू के अंदर है कि यहाँ पर कोई नीड नहीं है करेक्ट करने की एरर को इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसिडरिंग दैट द अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इमटेरियल, क्योंकि जो अमाउंट है वो इमटेरियल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अमाउंट इमटेरियल है, इसके लिए यहाँ पर कुछ भी हमको एरर को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वेदर द मैनेजमेंट व्यू इज एक्सेप्टेबल, क्या ये जो मैनेजमेंट का व्यू है ये एक्सेप्टेबल है। पैरा 41 ऑफ द इंड AS 8, पैरा 41 इंड AS 8 का क्या बोलता है? इंटर अलाइड स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंप्लाइड विद द इंड AS, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS से कंप्लाई नहीं कर रहा है, इफ़ दे कंटेन, ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर क्या हो तब जाके वो क्या नहीं कर पाए, कंप्लाई नहीं कर पाए। अगर हो सकता है उसके अंदर मटेरियल एरर्स हो, इमटेरियल एरर्स हो, जो कि इंटेंशनली की जा सकती है या तो अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशंस, एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशंस को अच्छा दिखाने के लिए किया जा सकता है इंटेंशनली, या तो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए किया जा सकता है, या तो उसका कैश फ्लोज को अच्छा दिखाने के लिए किया जा सकता है। एज रिगार्ड द असेसमेंट ऑफ द मटीरियलिटी ऑफ एन आइटम्स इन प्रिपेयरिंग द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पैरा 25 ऑफ द इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है वो? वाइल जजमेंट इज ऑलवेज, जब जज कर रहे हैं हम लोग, जब जजमेंट लगा रहे हैं हम लोग, तो ऑलवेज रिक्वायर्ड एन असेसिंग मटीरियलिटी, मटीरियलिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। दिस स्टैंडर्ड बेसिस फॉर द रिकॉग्निशंस एंड द डिस्क्लोजर डिसीजंस ऑन द डेटा for the interim period by itself for a reasons of the understandabilities of the interim figures, मतलब interim figures को understand करते हुए हमको यहाँ पर decision लेना पड़ता है। Thus for the example दिए गए unusual items, changes in the accounting policies या तो estimate and the errors are recognized and disclosed on the basis of the materiality, इन सबको हमको materiality के base के ऊपर disclose करना पड़ता है in relations to the interim period data to avoid the misleading inference that might result for the non disclosures। मतलब अगर हम लोग इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो हो सकता है गलत मिसलीड इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए यूज़र तक। दी ओवर राइडिंग गोल इज़ टू एंश्योर, मतलब पूरा ओवरऑल गोल क्या है कि हमको ये एंश्योर करना है कि जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है जो इंक्लूड कर रहा है सारे इन्फॉर्मेशन को जो कि रिलेवेंट है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग को लेकर, एंटिटीज़ के फाइनेंशियल पोजीशंस को लेकर एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड, मतलब एंटिटी ने कैसा परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड उसको लेकर, तो यूजर्स को मिसलीड इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। एज पर द अबव, वाइल मटीरियलिटी जजमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स, अबाव को ध्यान में रखते हुए मटीरियलिटी हर जगह पर इन्वॉल्व रहती है। डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी सब्जेक्ट को लेकर मटीरियलिटी को डिसाइड किया जाता है कि सब्जेक्ट कितना क्रूशियल है, उसके बेसिस के ऊपर मटीरियलिटी डिसाइड की जाती है। द ओवर राइडिंग गोल इज़ टू एंश्योर दैट, मतलब पूरा इसका गोल क्या है कि हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस दी जाती है वो यूज़र्स को अंडरस्टैंड हो जाए, कि यूज़र्स को ये पता चल जाए कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कैसी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड। इट इज़ देयरफॉर नॉट अप्रोप्रिएट, इसीलिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है बेस करना कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट जो है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द मटीरियलिटी ऑन द प्रोजेक्टेड एनुअल फिगर्स वाइल इवेल्युएटिंग द एरर्स इन एन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये बोल के आप नहीं भाग सकते कि जो इंटरिम फाइनेंशियल के अंदर जो भी फिगर्स आ रही है वो इमटेरियल है, जो इंटरिम फाइनेंशियल के अंदर फिगर्स आ रही है वो मटेरियल है, सॉरी, जो इंटरिम फाइनेंशियल फिगर्स के अंदर आ रही है वो मटेरियल, लेकिन एनुअल बेसिस के ऊपर, एनुअल बेसिस पे अगर आप लोग देख रहे हो तो वो इमटेरियल हो रही है फिगर्स, तो ऐसा आप बोल के यहाँ से छूट नहीं सकते हो, आपको मटेरियलिटी को सब्जेक्टिविटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली द मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू करेक्ट, इसीलिए तो मैनेजमेंट को करेक्ट करना पड़ेगा इस एरर को इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो मटेरियल है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, भले ही वो इमटेरियल हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पर इंटरिम के अंदर तो वो मटेरियल हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को करेक्ट करना पड़ेगा इस एरर को, सिंस इट असेस्ड टू बी मटेरियल इन रिलेशन टू द इंटरिम पीरियड, क्योंकि ये मटेरियल है इंटरिम पीरियड के लिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एबीसी लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए की है। विच इट इन एडवर्टली ओमिटेड टू डेप्रिशिएट, मतलब वो डेप्रिशिएशन करना भूल गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट्स के अंदर। द प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड ऑन, प्रॉपर्टी कब एक्वायर्ड की गई थी, 1 अप्रैल 2021 को। द प्रॉपर्टी हैज़ अ यूजफुल लाइफ, कितनी है, 10 साल की है। डेप्रिशिएट स्ट्रेट लाइन मेथड से किया जाना है। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10th ईयर कितनी दी गई है, नील दी गई है। कैसे आप एरर को करेक्ट करोगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अज्यूम किया जा रहा है कि जो इम्पैक्ट है वो मटीरियल है। फॉर सिंप्लिसिटी इग्नोर कर दीजिए टैक्स की इफेक्ट को। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ये जो एरर है इसको करेक्ट करना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे से करेक्ट करते हुए आना पड़ेगा। रीस्टेट करनी पड़ेगी फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 2022-23 की, एंड ऑल्सो बाय प्रेजेंटिंग द थर्ड बैलेंस शीट। थर्ड बैलेंस शीट भी यहाँ पर बनानी पड़ेगी एज ऑन द 1 अप्रैल 2022 की, विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ईबीसी लिमिटेड चेंज कर रही है उसकी मेथड ऑफ द मेथड जो भी उसने अडॉप्ट की गई थी इन्वेंटरी को वैल्यू करने के लिए फॉर द ईयर एंडेड 22-23 फॉर द ईयर 22-23 प्रायर टू द चेंज के पहले जो इन्वेंटरी थी वो वैल्यूड की जा रही थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो के बेसिस पे। हाउएवर इट वॉज फेल्ट, मतलब ये मैनेजमेंट को लगा कि इन ऑर्डर टू मैच the current practices and to make the financial statement more relevant and reliable, वॉलंटरी बेसिस पे उसको वेटेड एवरेज वैल्यूएशंस मॉडल अडॉप्ट करना है, जिससे वो ज़्यादा रिलायबल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे पाएगी यूजर्स को, जो कि वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, उसको ऐसा लग रहा है वेटेड एवरेज। द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द मेथड, मतलब यहाँ पर क्या है, फीफो से वेटेड एवरेज में जाया जा रहा है। द इफेक्ट ऑफ द चेंज, मतलब ये जो चेंज होगा इससे क्या क्या इफेक्ट आएगी, तो मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी के ऊपर फॉलोइंग इफेक्ट आएगी। 31 मार्च 2021 की जो इन्वेंटरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 10 मिलियन से। 31 मार्च 2022 की इन्वेंटरी इंक्रीज़ हो जाएगी 15 मिलियन से, मतलब यहाँ पर 10 और 15 और फिर उसके बाद 31 मार्च 2023 की हो जाएगी 20 मिलियन से, मतलब कितना 5-5 का गैप आ रहा है, 5-5 के इंक्रीज़ हो रहा है हर ईयर के अंदर। पहले 10 हो गई, फिर उसके बाद 5 इंक्रीज़, फिर उसके बाद और 5 इंक्रीज़ हो गई। प्रॉफिट ऑल द लॉस अंडर द फीफो वैल्यूएशन मॉडल दे दिया गया है हमको नीचे। 2022-23 और 21-22 का दिया गया है। 21-22 और 22-23 का हमको दिया गया, रेवेन्यू दिया गया, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्स दिया गया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, एक्सपेंस दे दिया गया, प्रॉफिट दे दिया गया, रिटेन अर्निंग एट दी 31 मार्च 2021 कितना दिया गया, 423 मिलियंस दिया गया है। इसके बाद है यू आर रिक्वायर्ड, हमको क्या करना है, प्रेजेंट करना है कि क्या इम्पैक्ट का चेंज जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रोड्यूस एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इक्विटी अकॉर्डिंग विद द इंड AS 8 के हिसाब से। दोनों चीज़ें बतानी है, तो आंसर देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस अंडर वेटेड एवरेज वैल्यूएशन मेथड कैसे लगाएंगे हम लोग, ऐसे हमको देखेंगे। 21-22 का रीस्टेट करना है और 22-23 का बनाना है। तो रेवेन्यू कितना दिया गया था हमको, दोनों का रेवेन्यू और 324 था और 296 था, तो वो रेवेन्यू लिख देंगे पहले 324 एंड 296। कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्स के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इफेक्ट देंगे। ये जो इन्वेंटरी वैल्यूएशंस का 31 मार्च 2021 के अंदर 10 मिलियन से इंक्रीज़ हो गई, तो 164 जो 21-22 के अंदर है, इसके अंदर 164 जो है क्या इफेक्ट आएगी 21-22 के अंदर। 21-22 का जो कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड है 164 का, वो क्या हो जाएगा अभी 5 मिलियन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंटरी इंक्रीज़ हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 159 हो जाएगा। 5 मिलियन से कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 10
था और 10 से 15 हो गया, 10 से 15 हो गया मतलब कितना इंक्रीज़ हो गया, 5 का इंक्रीज़ हो गया। तो 5 का इंक्रीज़ अगर इन्वेंटरीज़ के अंदर होगा क्लोजिंग के अंदर, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड को यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 164 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा, 159 आ जाएगा। और वैसे ही कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड ये जो हमको दिया है 173, इसमें से और 5 निकालेंगे तो 173 में से और 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 168 आ जाएगा। 22-23 के अंदर कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 21-22 के अंदर 137 और 22-23 के अंदर 156 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से एक्सपेंसेस जो थे वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, तो एक्सपेंसेस निकालेंगे यहाँ से 83 एंड 74, 83 और 74 निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 73 एंड 63 आ जाएगा। रीस्टेट करेंगे हम लोग जो चेंज इन द इक्विटी, चेंज इन द इक्विटी में इक्विटी के अंदर क्या चेंज आएगा उसका एक्सट्रैक्ट बताएंगे हम लोग यहाँ पर। रिटेन अर्निंग ओरिजिनल कितनी थी और रिटेन अर्निंग अभी कितनी होगी। तो 1 अप्रैल 2021 के अंदर रिटेन अर्निंग हमको दे दी थी 423 मिलियंस की, यहाँ पर नीचे दिया गया था 31 मार्च 2021 के अंदर 423 मिलियंस दिया गया था। तो वो हम लोग लिख देंगे। उसके अंदर चेंज इन द इन्वेंटरी वैल्यूएशन पॉलिसी, वैल्यूएशन पॉलिसीज़ को चेंज किया, उसकी वजह से कितना इंक्रीज़ आया वो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो ओरिजिनल के अंदर तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था, तो वहाँ पर डैश। और जो रिटेन अर्निंग अभी जो चेंज हुई वो कितनी, 10 मिलियन से हुई। यहाँ पर 10 मिलियन से हमारी इन्वेंटरी इंक्रीज़ हो रही थी, तो 10 मिलियन से हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके लिए रिटेन अर्निंग के अंदर चेंज कितना आएगा, 10 का आएगा। तो 423 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो 433 एज एट 1 अप्रैल 2021 ये रीस्टेटेड फिगर हो जाएगी। इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 21-22 देखेंगे तो वो कितना है, तो वो हमारा आ रहा है 58 एंड 63, 58 एंड 63 कैसे आ रहा है ये 58 एंड 63। यहाँ पर हमको ओरिजिनल दिया गया था 58 जो कि 21-22 का था, तो वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल के अंदर 58 और वो कितना हो गया 21-22 जो हमने रीस्टेट किया वो कितना हो गया 63 हो गया। तो वो 63 हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिटेन अर्निंग के कॉलम के अंदर लिखेंगे 63। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एज एट द 31 मार्च 2022 496 रिटेन अर्निंग के कॉलम में और ओरिजिनल के कॉलम में 481 आ जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट 22-23 का देखेंगे, 22-23 का प्रॉफिट कितना आएगा 73 जो कि हमने ऊपर से फाइंड किया, 22-23 का 73 जो कि रिटेन अर्निंग्स के अंदर लिखेंगे। और जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल के अंदर कितना बता रहा था यहाँ पर, ओरिजिनल के अंदर बता रहा था 68, तो वो 68 हम लोग ओरिजिनल के अंदर लिखेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एज एट 31 मार्च 2023 569 रिटेन अर्निंग के कॉलम में और ओरिजिनल रिटेन अर्निंग के कॉलम में 549 आ जाएगा।